हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री। वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट माना जाता है थर्मोकेमिस्ट्री, लेकिन हम उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं और एक हम थर्मोकेमिस्ट्री बोल सकते हैं। इस चैप्टर को एनर्जेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का वेलकम है थर्मोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर में, या अपन थर्मोडायनेमिक्स में बोले तो उसका आगे का लेक्चर है। शुरू किया जाए। थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम बेटा स्टडी करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो हमें यह समझना जरूरी है कि ये हीट ऑफ रिएक्शन क्या है। देखो, इस चैप्टर में अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेते हो। एग्जाम में अगर इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही आसान आता है, बना लोगे आप, इतना तो कंफर्म है, अगर आपने सारे लेक्चर मेरे देख लिए अच्छे से, तो है ना। चलो भाई, हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लें। डेफिनेशन लिखेंगे अपन अच्छे से पूरा। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो, शुरू हो जाओ। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द हीट, और इसको हम एंथैल्पी बोलते हैं, है ना। द हीट या एंथैल्पी चेंज, क्योंकि एंथैल्पी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम डेल्टा निकाल सकते हैं, डेल्टा एच वगैरह, है ना। तो हम क्या बोलते हैं? द हीट और एंथैल्पी चेंज। ठीक है, हीट और एंथैल्पी चेंज ब्रैकेट में लिख देता हूं, है ना। द हीट और एंथैल्पी चेंज, तो द हीट एब्जॉर्ब्ड, ऐसे लिख रहा हूं, द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हीट रिलीज होती है तो क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसा होता है। और हीट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है ऐसा, डेल्टा एच आर, इस तरीके से। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा एच आर सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। इस आर का मतलब होता है क्या? रिएक्शन, और डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी या हीट। हीट बोलो या एंथैल्पी बोलो। अगर डेल्टा एच बोलते हो ना, तो क्या बोलते हो आप? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हम कांस्टेंट प्रेशर पर ही स्टडी करते हैं। मतलब आपको इस चैप्टर में मैक्सिमम बातें डेल्टा एच पर ही फोकस की जाएंगी। मैक्सिमम मतलब डेल्टा एच ही आएगा हर जगह, डेल्टा यू नहीं आएगा। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम रेयरली ही कहीं दिखेगा आपको, है ना। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिखने वाला है, मतलब डेल्टा एच दिखने वाला है। ठीक, तो अब मैंने क्या बोला कि या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन, या तो हीट तुम्हारी एब्जॉर्ब होगी या हीट क्या होगी? रिलीज होगी। तो हम दो केस यहां पर बना सकते हैं। केस वन, अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे अगर मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट दे रखा है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको लिखते हैं बेटा, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे क्या? आर प्लस हीट, इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। ये भी एंडोथर्मिक का रिप्रेजेंटेशन है। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इस प्लस हीट को उधर ले जाओ तो माइनस हीट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? समझ रहे हो बात को? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात हो गई। अब हम एक और तरीके से चीज को समझा सकते हैं, दूसरा केस बना सकते हैं। क्या? केस टू। केस टू बेटा क्या कहता है? अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलता हूं, क्या बोलता हूं? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है? रिलीज होती है ना। और हीट रिलीज को हम ऐसे दिखाते हैं, आर से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, और डेल्टा एच आर में क्या लिख सकता हूं? नेगेटिव, ऐसा रिप्रेजेंटेशन। या आर से पी प्लस हीट, ये भी रिप्रेजेंटेशन है इसका। या प्लस हीट को तुम इधर ले आओ तो क्या मिलेगा? आर माइनस हीट, तो इससे बेटा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हो गया एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद हैं, जैसे आपको पता है कि अगर कंबस्शन हो रहा है तो एक्सोथर्मिक होता है, अगर आपका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हुई, तो आपका डेल्टा एच नेगेटिव होता है।
अगर डिसोसिएशन वगैरह हो रहा है, किसी को तोड़ना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एंडोथर्मिक हो रहा है। और मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बता रखा था, जैसे हैबर्स प्रोसेस वगैरह एक्सोथर्मिक होती है, इस टाइप की रिएक्शंस आपको पता है पहले से, है ना। तो ये ध्यान रखना, हीट एब्जॉर्ब होना एंडोथर्मिक, हीट रिलीज होना एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, तो इसको आप पहले समझ लो अच्छे से, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है या एनर्जी रिलीज होनी है, दो में से कोई एक होना है। तो ये केस आपके बन रहे हैं, ठीक। अब चलते हैं हम हीट ऑफ रिएक्शन जो डेल्टा एच आर है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला वाला बेटा स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, और इसमें भी अपन डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे। कैसे? केस 1 में ऐसा बता रहा हूं कि अगर मान लो कोई रिएक्शन लिखी है, आर से क्या बन रहा है, पी, तो इसके लिए कुछ डेल्टा एच आर 1 दिया होगा, कुछ भी यहां पर दिया होगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि इस रिएक्शन का हीट क्या है, डेल्टा एच आर 1 है, तो आप मुझे बता दो कि इस रिएक्शन को पलट देने पर डेल्टा एच आर 2 अगर आएगा तो इन दोनों में क्या रिलेशन है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। अगर कोई रिएक्शन तुम्हें दे रखी है और उसको पलट दोगे तो नया जो डेल्टा एच होगा वो पुराने वाले डेल्टा एच से क्या रिलेशन रखता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर कोई भी रिएक्शन, आप खुद ही सोच लो ना, अगर मान लो कोई भी रिएक्शन तुम्हारी, सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं और उसमें हीट लग रही है, तो अगर मैं उसको उल्टा कर दूंगा तो हीट रिलीज होगी ना। या ऐसा बोलो कि फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट अगर रिलीज हो रही है तो उसको पलट देंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना। देखो यार, अभी तो बताया मैंने, देखना। जैसे ये लिखा है आर प्लस हीट से पी, तो अगर मैं बोलूं पी से आर बनाओ तो हीट रिलीज होगी ना बैकवर्ड रिएक्शन में। मतलब जब कभी भी, ध्यान से सुनना, जब कभी भी रिएक्शन को पलटोगे हीट का साइन चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, डेल्टा क्या, डेल्टा एच आर 2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच आर 1। ध्यान से सुन लो, डेल्टा एच आर 2 क्या होगा भाई, इसको पलट दोगे ना तो ये बनेगी। तो ये तुम्हारी टारगेट या मास्टर इक्वेशन मान लो, इस वाले को पलट दो, जैसे ही तुमने पलटा साइन चेंज हो गया। मतलब बेटा इसका ये है कि रिएक्शन को पलटने पर साइन चेंज हो जाता है इस तरीके से। अब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ध्यान से देखना जरा, कभी कभी आपको यहां पर ऐसे लिख देते हैं, जीरो लगाने का मतलब क्या है, ऐसा, ये जीरो का मतलब होता है नॉट, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं कि अगर कभी डेल्टा एच में, डेल्टा एच आर में ऐसा नॉट लगा दें तो इस नॉट का मतलब बेटा होता है स्टैंडर्ड स्टेट। क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। उससे इन फॉर्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक पर्टिकुलर स्टेट पर मेजर की हुई डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट क्या बोलते हो आप, 1 बार प्रेशर होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, और कभी अगर आयंस होंगे तो 1 मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो इस कंडीशन पर डेल्टा एच निकाले गए हैं, उसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सेम वही रहेगा, डेल्टा एच आर लिखाओ या डेल्टा एच आर नॉट लिखाओ, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये ध्यान रखो, रिएक्शन पलटने पर साइन चेंज हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, केस 2 समझना जरा, स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है ना। केस 2, अगर मान लो तुमसे बोला गया है आर से बेटा बन रहा है पी और इसके लिए हीट दे रखी है डेल्टा एच आर 1, इसके लिए डेल्टा एच आर 1। अगर तुम किसी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज स्मॉल ए से तुमने मल्टीप्लाई किया तो ऐसा दिखेगा, स्मॉल ए से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा दिखेगा, और इसके लिए डेल्टा एच आर 2 दिया हुआ है तुम्हें, तो डेल्टा एच आर 2 और 1 में क्या रिलेशन है। तो मैं बोलूंगा बेटा, ध्यान से देखना, मैं ये बोलूंगा कि आप किसी भी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो, वो सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है किसमें, हीट में। मान लो आपको हीट दे रखी है सपोज 100 किलो जूल पर मोल, और आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नई वाली रिएक्शन की 200 हो जाएगी, सीधा सा बात है ना। तो डेल्टा एच आर 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स डेल्टा एच आर 1। मतलब इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी टारगेट या मास्टर रिएक्शन बन जाएगी। तो इसमें आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो सब में कर देना मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी, तो वही आएगा रिलेशन, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला आपका इस टाइप से बना कि आप किसी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अगर आप किसी कॉफिशिएंट से डिवाइड करोगे,
बेटा डिवाइड करने का मतलब पता है क्या होता है? 1 अपॉन से मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर मैं तुमसे ये बोलूं मैं इसमें ए से डिवाइड कर रहा हूं, तो कोई बेटा ये भी तो बोल सकता है कि सर 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो सीधा सीधा है, डिवाइड वाला हम अलग से क्यों पढ़ें? अगर मैं बोलूं आपसे फॉरवर्ड रिएक्शन में 100 किलो जूल है, प्लस 100 किलो जूल हीट है, ठीक है, 100 किलो जूल पर मोल हीट है फॉरवर्ड रिएक्शन में। अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 100 का आधा कर दो ना। मतलब क्या किया तुमने? 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना हो गया ना, सिंपल मैथ्स है। तो 100/2 50 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर आप किसी कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो, ठीक है, अगर मान लो मैं यहां ए की जगह 1 अपॉन ए ऐसा लिख देता, एक बार ऐसी रफ में समझा रहा हूं क्या, अगर मैं ऐसा लिख देता और आपसे पूछता कि बताओ अब नई हीट क्या होगी, तो आप बोलते सर डेल्टा एच R1 में हम ए से क्या कर देते? डिवाइड कर देते। ए से डिवाइड करने का मतलब ही है कि तुमने 1 अपॉन ए से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो उसको अलग से क्यों पढ़े अपन, है ना? यही समझ लो उसको। समझ गए बात? तो आप किसी कोफिशिएंट से डिवाइड करो, इसका मतलब उसके 1 अपॉन से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो आपसे बोले 3 से डिवाइड कर दें तो हीट क्या होगी, तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा बोल दिया करो, है ना? तो अब चलते हैं अपन केस 3 पर। क्या केस 3 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। R से P बन रहा है, इसके लिए डेल्टा एच R1 है, और S से T बन रहा है, ठीक है, इसके लिए डेल्टा एच R2 है। और आपसे बोला है R से T का बता दो, क्या? डेल्टा एच R3। इनमें रिलेशन बता दो। तो ये दोनों गिवन है, ये निकालना है, तो ये तुम्हारी मास्टर या टारगेट रिएक्शन बन गई। अब इन दोनों से तुम ये बता दो, ठीक है। यहां पर आप P से T कर लो, ये इधर, ये आपका P से T ऐसा, ठीक है। तो आपकी मास्टर रिएक्शन कौन सी है? ये वाली, ठीक। आपको R से T चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो P से P कट जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दूं तो P से P कट जाएगा, R से T आ जाएगा। मतलब कभी भी दो रिएक्शन को ऐड करोगे, तो उसके डेल्टा H क्या हो जाते हैं? सीधे सीधे ऐड कर दिया करो। ध्यान से सुन लो क्या बोला मैंने। जब कभी भी आप दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो उसके डेल्टा H को सीधे सीधे ऐड करना है, ज्यादा कुछ खास करना भी नहीं है। समझ गए बात? तो फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। कभी किसी रिएक्शन को इधर देखो, इधर कभी किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। किसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधे सीधे हीट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो रिएक्शन ऐड कर दोगे तो सीधे सीधे हीट ऐड हो जाएंगी। अब आप बोलो सर सब्ट्रैक्ट वाला बताओ, तो मैं सब्ट्रैक्ट क्यों करूं? रिवर्स करके ऐड करने का मतलब ही सब्ट्रैक्ट होता है। सोच लो एक बार दिमाग में, आराम से अपना दिमाग भी चलाते रहो। किसी रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब पता क्या है? उसको रिवर्स करके आपने पहली वाली में ऐड किया, है ना। तो वो अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप समझ जाओगे। तो बेसिकली ये तीन केस अगर आप समझ गए तो आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है। अच्छे से बढ़िया तरीके से लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। जितने अच्छे तुम्हारे नोट्स होंगे उतनी अच्छी तुम्हारी केमिस्ट्री होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अभी इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा मैं आपको, पहले थ्योरी पढ़ा दूं। टेम्परेचर की अगर बात करें तो ध्यान से देखना। टेम्परेचर के लिए बेटा एक होती है किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे मैं लिख रहा हूं एट T1 टेम्परेचर, हीट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा डेल्टा HR1 है, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन तुम्हारा डेल्टा UR1 है, ऐसा, या डेल्टा E भी लिख सकते हो इस जगह। एट टेम्परेचर T2 हीट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा डेल्टा HR2 है और इंटरनल एनर्जी डेल्टा UR2 या डेल्टा E भी लिख सकते हो। तो डेल्टा H का एक अलग फॉर्मूला होता है, डेल्टा U का अलग होता है। तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले डेल्टा H वाला फॉर्मूला, ध्यान से देखना, क्योंकि डेल्टा H का ही आपको काम आने वाला है। किरचॉफ इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा HR एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा HR एट T1 टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा CP T2 माइनस T1, मतलब डेल्टा T। पहली इक्वेशन। अब यहां पर देखना, डेल्टा H आएगा तो CP आएगा, डेल्टा U कर दोगे तो CV आ जाएगा, है ना। अब ये डेल्टा CP कैसे निकालते हैं? डेल्टा CP जो होता है वो होता है CP ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में जो CP है उसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट में जो है उसको माइनस कर दो।
अभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो आप समझ जाओगे, अभी फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, दिख रहा है ना। तो डेल्टा सीपी आपका ऐसे निकलेगा, टेम्परेचर दे रखा होगा T1 T2, ये दे रखा होगा, ये निकलवा लेंगे। तो किरचॉफ इक्वेशन नंबर 1 है, आपको ये याद रखनी है। सेकंड नंबर पे क्या होगा, ध्यान से देखना, दूसरी आएगी आपकी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। कैसे? डेल्टा यू या डेल्टा ई आर T2 माइनस डेल्टा यू आर T1 इज इक्वल टू डेल्टा सीवी और T2 माइनस T1। समझते जाना ध्यान से। अब बेटा तुम्हारा जो डेल्टा सीवी है वो है सीवी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, बस मैं आपको निकालना सिखा दूंगा कैसे निकालना है, माइनस सीवी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। और एक्चुअल में ये सीवी नहीं, सीवीएम सीपीएम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सीपीएम लगा लो, यहां पर सीपीएम लिख लो, यहां सीपीएम लिख लो, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। तो ये सीवीएम होगा, सब जगह एम लगा लेना, सीपीएम 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 सीवीएम सीवीएम, यहां भी सीवीएम ऐसा, यहां भी सीवीएम ऐसा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे, किरचॉफ इक्वेशन होती है ये T1 T2 टेम्परेचर पर। अगर कभी तुम्हारा सीपी वेरिएबल होता है तो हम उसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। खैर वो कुछ ज्यादा ही डिटेल में हो जाएगा, उतना नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से मिला के उनको 2 या 3 क्वेश्चन पूछने, मतलब वो भी रेयरली है कि 3 आए, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है। अगर 3 क्वेश्चन भी आए तो हीट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड वो पूछेंगे, जो अभी आगे मैं सिखाऊंगा, और थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो इससे पूछने के चांसेस रेयरली है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार पढ़ रहे हैं, है ना। मान लो आ गया, और अगर आएगा तो इन्हीं फॉर्मूले से आएगा, वो इंटीग्रेशन वाले से नहीं आएगा, है ना। अगर सीपीसीवी वेरिएबल है तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो उतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं। चलें आगे, चलो भाई। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्री वाले से और टेम्परेचर वेरिएशन वाले जो अभी अपन ने पढ़े। चलो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे करना है, इस टाइप से एग्जाम में आते रहते हैं। a + 5b से 2c + 3d बन रहा है, ठीक है। इसका डेल्टा HR तुम्हें दिया है, देन फाइंड डेल्टा HR फॉर दिस रिएक्शन। अब तुम क्या करोगे, आपकी जो मास्टर रिएक्शन है वो ये है, ये क्या है तुम्हारी मास्टर या टारगेट रिएक्शन। अब तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई रिएक्शन से, ये वाली, इस वाली रिएक्शन से तुम्हें ये बनानी है। सोचो कैसे बनाओगे। अब आपका दिमाग यहां चलना चाहिए। क्या? इधर बेटा रिएक्टेंट AB है और प्रोडक्ट CD है, जबकि तुम्हारी टारगेट रिएक्शन में रिएक्टेंट CD है और प्रोडक्ट तुम्हारे AB है। इसका मतलब इसको तो पलटना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। पलट दो भाई। तो इसको पलटोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, इसको पलटोगे फर्स्ट वाली को तो ऐसा दिखेगा 2c + 3d, उससे आएगा a + 5b, पलट के ऐसा दिखेगा। और जब तुम पलटोगे तो इसका डेल्टा HR कितना था, -50, तो इसका डेल्टा HR हो जाएगा +50। पलट दिया ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, है? अब आ गया देखो स्टोइकियोमेट्री वाली चीजें। इसको पलट दिया तो साइन चेंज हो गए। अब मैच कराओ, क्या अब मैच कर रही हैं ये दोनों? नहीं कर रही हैं। किसका डिफरेंस है? अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 2 से, पूरी रिएक्शन में। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी रिएक्शन में, तो ये बन जाएगी, देख लो जरा। क्या लिख दूं? 4c + 6d गिव्स 2a + 10b, देख लो जरा। अब तुम्हारी ये बन गई, और अब डेल्टा HR इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा? +100। यूनिट क्या चल रही थी? किलो जूल। समझ गए बात को? तो ये है आपका फाइनल आंसर। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, इस रिएक्शन को पलट के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप बार बार ये लिखो। आपके पास अगर दिमाग है, जैसा कि मुझे लगता है, इसलिए तो मुझसे पढ़ रहे हो ना, अगर आपके पास दिमाग है तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर देते तो आंसर आ जाता सीधे। आप दिमाग में ये सोच रहे हो कि मुझे ये बनाना है, और आपने दिमाग में ये कर लिया कि इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से, क्योंकि यहां 2c आ रहा है, यहां 4c है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना और पलटना है, खत्म काम हो गया, आंसर आ गया। ऐसे मैंने पहला क्वेश्चन था इसलिए लिख के समझा दिया। इसको पलटोगे तो ऐसा दिखेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, एक किरचॉफ इक्वेशन का भी सवाल हो जाए, देखना ध्यान से। आपको डेल्टा H निकालना है। डेल्टा H निकालना मतलब किरचॉफ इक्वेशन ये वाली लगेगी, डेल्टा HR एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा HR एट T1 टेम्परेचर
इज इक्वल टू डेल्टा सीपीएम, ध्यान से देखते जाना, T2 माइनस T1, ऐसा आएगा। T1 तुम्हारा 300 केल्विन है और T2 400 है, ये पक्का है तुम्हारा, है ना, यहां लिख देता हूं। T1 तुम्हारा 300 केल्विन है और T2 क्या है, 400 केल्विन है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान देना जरा, बहुत ध्यान से। डेल्टा HR T2 तुम्हें निकालना है, ठीक है, डेल्टा HR T2 तुम्हें निकालना है। डेल्टा HR T1 कितना दिया है आपका, -35, कितना दिया है, -35 किलो जूल में दिया है, ये ध्यान रखना, किस में दिया है, किलो जूल में दिया है, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा दिखेगा। अब तुम्हें डेल्टा सीपीएम निकालना है, कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। देखो मैं अलग से साइड में निकालूंगा क्या, डेल्टा सीपीएम, तो क्या लिखूंगा, सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब सीपीएम ऑफ क्या, प्रोडक्ट्स माइनस सीपीएम ऑफ रिएक्टेंट्स, यही लिखूंगा। सीपीएम ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट में क्या है NO2, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं सीपी ऑफ, मतलब सीपीएम ऑफ NO2 माइनस रिएक्टेंट में क्या है, N2 भी है O2 भी है, तो -1/2 सीपीएम ऑफ क्या, N2, ऐसे लिखूंगा, ठीक है, और माइनस, ये भी तो रिएक्टेंट है, माइनस सीपीएम ऑफ क्या, O2, ऐसे लिखूंगा। देख लो जरा एक बार, आराम से देख लो, मुझे डेल्टा सीपीएम निकालना है, तो सीपीएम ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सीपीएम ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है बेटा, N2 O2 दोनों है, तो ऐसे लिख दिया। इसका कोफिशिएंट जो है उससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना, यहां कोफिशिएंट 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो, बात बराबर। यहां 1/2 था तो यहां 1/2 आ गया, माइनस यहां O2 का 1 था तो 1 आ गया, ठीक है। अब ये पुट कर दो, क्या, ये जो गिवन है, देखना NO2 का सीपीएम कितना दिया है, 35, तो ये दिया है बेटा 35 माइनस 1/2, N2 का कितना दिया, N2 का 30 माइनस O2 का कितना दिया, 30, अरे इसका भी 30, सेम कैसे दिए हैं, सेम आने ही चाहिए, क्यों आने चाहिए, ये दोनों डायटोमिक गैस है ना, डायटोमिक का सीपी तो सेम ही रहेगा ना, तो सेम आने भी चाहिए, ये 30 है ना, तो घबराना नहीं कि N2 का और O2 का सेम कैसे हो गया, दोनों ही डायटोमिक है ना, खत्म। तो ये आ गया क्या, 30, बताओ जरा कितना आ गया, सॉल्व कर लो। 35 माइनस 30 5, और 5 माइनस 15 आ गया ये -10, ठीक है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी यूनिट है। तो -10 ये तुम्हारा सीपीएम आया, मैं यहां पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, -10 और T2 माइनस T1 400 माइनस कितना 300, मतलब ये 100 हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 1000 -1000 है ना। तो डेल्टा HR T2 और ये माइनस माइनस कितना प्लस कितना 35,000 और ये -1000, सही है, 35,000 और -1000 उधर गया तो कितना हो जाएगा, डेल्टा HR T2 ये हो जाएगा आपका, बता दो जरा फटाफट से, -35,000 और उसमें 1000 ऐड कर दिया 36,000 हो जाएगा ना, तो -36,000। और अब इसको किलो में कन्वर्ट कर लो तो -36 किलो जूल पर मोल, ये आएगा आपका फाइनल। देख लो एक बार, अच्छे से चेक कर लो कैसे मैंने किया, बढ़िया तरीके से एक बार देख लो क्या कह रहे हैं इसमें, देखो देखो हट जाता हूं मैं थोड़ा सा, क्या क्या किया मैंने, टेम्परेचर T1 पर क्या रखा, डेल्टा सीपी क्या रखा, कैसे निकाला डेल्टा सीपी, आपको भी ऐसे ही निकालना है एग्जाम में अगर आया तो। सही है ना, समझ में आ रहा है, माइनस माइनस यहां प्लस हुआ और ये 100 आया था आपका, 100 × 10 -1000 -36,000, समझ गए। चलो आगे बढ़े, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन पर। डिफरेंट टाइप की हीट ऑफ रिएक्शन होती, मतलब आपका जो हीट ऑफ रिएक्शन है ना वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि अब उसका नाम क्या रखोगे, होता वो हीट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन अब वो उस पर डिपेंड करेगा, किस पे, रिएक्शन का टाइप क्या है, किस टाइप की रिएक्शन दे रखी है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम उस हीट ऑफ रिएक्शन का नाम क्या रखते हैं।
तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, जिसमें पहला है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन से ही क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं मैक्सिमम टाइम, है ना। तो इस पर आप ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हीट ऑफ रिएक्शन का टाइप है, क्या, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझना आप। देखो पहली बात, इसका सिंबल क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा एच एफ नॉट। क्या लिखते हैं बेटा, डेल्टा एच एफ नॉट। इसको कैसे बोलोगे, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्टेट पर, ठीक। डेल्टा एच मतलब हीट, एफ मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में आए, ध्यान से सुनना। द हीट एब्जॉर्ब्ड, द हीट एब्जॉर्ब्ड मतलब आई और गई, और रिलीज्ड, समझना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, जाना नहीं अभी, यहीं से तो शुरू हो रही मेन कहानी। द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट from its constituent एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होगा तो एटम्स, और मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूल्स। एट स्टैंडर्ड स्टेट, क्योंकि तभी तो आप बोल रहे हो इसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, एट स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। पूरी डेफिनेशन कम से कम 3 बार आप लोग पहले पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो, 3 बार कम से कम पढ़ो, या तो पॉज करके पढ़ लो या ऐसे ही पढ़ लो, मैं तब तक तो रुका ही रहूंगा। क्या मूवी देखने आए हो क्या, पढ़ने आए हो ना, तो पढ़ो जल्दी। द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड स्टेट। दूसरी बार पढ़ेंगे, द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड स्टेट। द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात की नहीं? अब मैं आपको स्प्लिट कर करके समझाता हूं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। क्या, द हीट एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब डेल्टा एच प्लस भी हो सकता है, और रिलीज्ड, रिलीज का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है। चलो भाई, ड्यूरिंग क्या, फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, 1 मोल का फॉर्मेशन। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एब्जॉर्ब्ड, रिलीज, फॉर्मेशन किसका, 1 मोल का, ठीक है। क्या, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल से, कहां पर, स्टैंडर्ड स्टेट पर। ये जो अंडरलाइन है एक बार फिर से देख लो जरा, क्या है, एब्जॉर्ब्ड, रिलीज्ड, फॉर्मेशन, 1 मोल, प्रोडक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, मॉलिक्यूल, स्टैंडर्ड स्टेट। अब एग्जांपल से समझा रहा हूं, जाना मत कहीं, समझ के जाना पूरा। देखो ध्यान से देखना, क्या बोला है आपसे, क्या बोला है, 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक। तो मैं यहां पर ले लेता हूं, आपको HCl बनाना है। क्या बनाना है, HCl बनाना है, इसको मैं गैस बोल रहा हूं, है ना। HCl बनाना है, कितने मोल, 1 मोल, क्लियर। तो 1 मोल HCl आपको बनाना है, क्लियर। चलो भाई, किससे बनाना है बताओ जरा। HCl में क्या क्या है, क्या क्या है HCl में, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं बताओ, हाइड्रोजन क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और क्लोरीन भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इनकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, मतलब इनकी गैस होते हैं, ये सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं। आपको पता है H2 भी गैस होता है और Cl2 भी गैस होता है, ऐसा, ठीक। तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन किस फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ये मुझे 1 मोल बनाना है, कितना, 1 मोल। ये 1 मोल बनाना है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं। तो बैलेंस कर लो, कैसे, इधर 1/2 करोगे और इधर 1/2 करोगे
तब अब देखना जरा, अब ये रिएक्शन लिखी है क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब तुम इसके लिए डेल्टा HF0 लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं, बताओ जरा, क्या मैं ऐसा लिख सकता था, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूं क्या, नहीं, डिफाइन ही नहीं है। क्यों, बाय डेफिनेशन एक मोल प्रोडक्ट बनाना है। ध्यान से सुनना जरा, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। बाय डेफिनेशन प्रोडक्ट तुम्हारा कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। इसका मतलब डेल्टा HF0 नहीं बोल सकते, लेकिन रिएक्शन तो है, रिएक्शन तो होगी, मतलब तुम डेल्टा HR0 तो बोल सकते हो, लेकिन डेल्टा HF0 इसके लिए कभी बोल ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि 2 मोल बना रहे हैं ये, समझ रहे हो। इसके लिए तुम डेल्टा HF0 वर्ड यूज करो, और यही जो फॉर्मेशन की हीट है वही हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो यहां पर डेल्टा HR0 भी बोल सकते हो, तुम दोनों बराबर ही होंगी भाई, हीट ऑफ रिएक्शन का ही तो टाइप है। अब यहां की हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 मोल बन रहा है। ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था, एक एग्जांपल से और समझेंगे। ध्यान से देखते जाना, जाना नहीं कहीं, है ना। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मैं बना रहा हूं NaBr, सॉलिड बन रहा है, ठीक है, NaBr आयनिक क्रिस्टल है, सॉलिड होता है। इसके लिए तुम लिख के बताओ हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे बोलोगे। Na किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na करता है सॉलिड के फॉर्म में, मेटल्स यूजुअली सॉलिड होते हैं, मरकरी वगैरह को छोड़ दें तो। Na सॉलिड, Br किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br2, लेकिन Br2 क्या होता है, लिक्विड, ठीक। कितना मोल बनाना है, 1 मोल। यहां Na तो बैलेंस है, Br2 बैलेंस नहीं है, तो यहां मैं 1/2 लगाऊंगा, और अब मैं इस रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकता हूं। ध्यान से सुनना जरा, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हीट तो रिएक्शन की होगी ना कुछ ना कुछ। अब उसको तुम फॉर्मेशन बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे, वो इससे डिसाइड होगा, इस डेफिनेशन से, है ना। ठीक है, अब बताना जरा, इसका ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, इसका एक ए पार्ट ये लिया और इसका बी पार्ट ले रहे हैं अपन। ध्यान से देखना, Na सॉलिड प्लस हाफ Br2 गैस, इससे बन रहा है NaBr सॉलिड, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या अब तुम इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। क्यों, Br2 की स्टैंडर्ड स्टेट गैस नहीं होती। तो जो तुम रिएक्टेंट में ले रहे हो, ध्यान से सुनना, जो तुम रिएक्टेंट में लिख रहे हो वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करने चाहिए, और तुम्हें पहले से ही पता है कौन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन गैस होता है O2, नाइट्रोजन गैस होता है N2, F2 गैस होता है F2, मतलब फ्लोरीन गैस होता है F2, क्लोरीन गैस होता है Cl2 के फॉर्म में, Br किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br2 लिक्विड। तो तुम Br2 गैस नहीं लिख सकते, मतलब इसके लिए तुम डेल्टा HF0 यहां लिखोगे ना तो कोई तुम्हें बहुत जोर का थप्पड़ मार देगा कि डेल्टा HF0 थोड़ी डिफाइन होगा इसके लिए। लेकिन हां, रिएक्शन तो कुछ ना कुछ हो ही रही है ना, इसका मतलब इसके लिए मैं डेल्टा HR0 कुछ बोल सकता हूं, लेकिन डेल्टा HF0 नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है ये, ठीक। ये डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा। अब कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको याद रखना है कि उनकी स्टैंडर्ड स्टेट IUPAC के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन की गई है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जरा, जो बात मैं बोल रहा हूं इसको पहले पॉज करके नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, समझ गए होगे आप कहानी क्या है ना। अब ध्यान से देखना जरा, मैं आपको अब क्या बता रहा हूं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट मॉलिक्यूल वगैरह हैं जो IUPAC के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हैं, वो मैं लिख रहा हूं, है ना। ध्यान से देखना, पहले मैं पॉइंट लिख रहा हूं क्या, द स्टैंडर्ड, या ऐसे ही लिख दो, इतना बड़ा लाइन क्यों बना रहे हैं, द डेल्टा HF0 स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, द डेल्टा HF0 इज इक्वल टू 0 फॉर, ठीक है। मतलब डेल्टा HF0 जो 0 लिया जाता है, ऐसा बोलो, डेल्टा HF0 इज टेकन टू बी 0 अकॉर्डिंग टू IUPAC फॉर किसके लिए, O2
गैस फॉर्म में जो अपनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो नेचुरली अपनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो लेना है। स्टैंडर्ड स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है, जैसे O2 गैस हो गया, N2 गैस हो गया, F2 गैस हो गया, इनका डेल्टा एच एफ नॉट जीरो बोलेंगे। क्यों ऐसा बोलते हैं? कि इनको फॉर्म नहीं करना है, ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में मिलते हैं। ये Cl2 गैस ये हो गया, ठीक है। और देखो Br2 लिक्विड ये हो गया, ठीक। कार्बन की बात करें तो ग्रेफाइट, कार्बन में देखो दो होते हैं, कार्बन में दो होते हैं, कौन सा माना गया? ग्रेफाइट वाला माना गया। फास्फोरस, फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके तीन होते हैं एलोट्रोप्स बोल रहा हूं, व्हाइट, रेड, ब्लैक, और येलो भी खैर होता है, लेकिन अपन यूजुअली तीन ही बोलते हैं, वैसे 4 5 6 और भी होते हैं ना, तो अपन व्हाइट बोलेंगे। व्हाइट फास्फोरस क्या लेना है? स्टैंडर्ड स्टेट लेना है, इसका मतलब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, ये जीरो रहेगा। सल्फर एसिड रोम्बिक, सल्फर में रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और भी होते हैं कई सारे, तो रोम्बिक एलोट्रोप को हम क्या मानते हैं? स्टैंडर्ड मानते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। तो ग्रेफाइट हो गया, रोम्बिक हो गया, ये हो गया। मरकरी बोलें चलो Hg, तो Hg क्या बोलोगे? लिक्विड। मेटल्स अगर बोलें, मैक्सिमम मेटल क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द मेटल सॉलिड होते हैं, ठीक है। मरकरी लिक्विड, ये सॉलिड, इस टाइप से, जैसे सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ये सब समझ रहे बात को? तो ये कहानियां तुम्हें पता होनी चाहिए पहले से। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में डेल्टा एच एफ नॉट को हम क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। मतलब इनका जो डेल्टा एच एफ नॉट है वो जीरो मानना है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको तुम्हें जीरो लेना है, ठीक है। O2, N2, F2, Cl2 ये सब आपको पता होने चाहिए। कार्बन के डायमंड अगर लोगे तो स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, कार्बन ग्रेफाइट ही होता है। फास्फोरस का व्हाइट, सल्फर रोम्बिक एसिड में एग्जिस्ट करता है, मरकरी लिक्विड में, और मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना जरा। विच रिप्रेजेंट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नॉट? कौन सा डेल्टा एच एफ नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ये, कार्बन डायमंड प्लस O2 गैस, ठीक है, कार्बन सॉलिड ऐसे लिखो, डायमंड, कार्बन सॉलिड डायमंड, ऐसे कार्बन सॉलिड डायमंड ये लिया, इससे बन रहा है CO2 गैस। पहला ऑप्शन। बी, N2 plus 3H2 gives 2 ammonia, गैस गैस गैस, ध्यान से देखते जाना। तीसरा सी, सल्फर मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक प्लस O2 गैस, इससे बन रहा है SO2 गैस। बहुत ध्यान से देखना है ना। डी, P4 या सिंपल P लिख देता हूं, P वाइट, ठीक है, या P4 ही लिख लो, अच्छा लगेगा। यहां तुम सल्फर को S भी लिख सकते हो, एसिड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। P4 वाइट प्लस O2 गैस, ठीक है, 5, तो ये बना रहा P4 O10 सॉलिड, ठीक है, इस टाइप से। अब तुम मुझे बता दो कौन सा डेल्टा एच एफ नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन चेक करेंगे, डेफिनेशन ध्यान में रखेंगे। क्या प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए बेटा? 1 मोल, ठीक है। यहां कितना है? 1 है। यहां कितना है? 2 आ गया, सीधा काट दो, कुछ नहीं देखना। प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए, यहां 1 यहां 1, ठीक है। किससे बनना चाहिए? जो यहां पर एलिमेंट्स हैं, कार्बन, कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मानता है आईयूपीएसी? डायमंड लिखा है, नहीं ग्रेफाइट मानता है, मतलब ये गलत है, ऐसे चलना है, ठीक है, आगे चेक नहीं करना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? N2, सही लिखा है। हाइड्रोजन का क्या होता है? H2, सही लिखा है। लेकिन यहां कोफिशिएंट 2 था, तो इसको इसलिए हमने पहले ही काट दिया था। ये 1 होना चाहिए था, 1 मोल बनना था, है ना। इधर आ जाओ। सल्फर, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मोनो, सल्फर मोनोक्लिनिक। यहां तुम एसिड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा है यहां एसिड लिखने की, तो चलो वही लिख देते हैं। जैसे यहां P4 लिखा है ना, तो यहां एसिड लिख देते हैं। तो यहां मैं कर रहा हूं क्या? ऐसे लिख रहा हूं 8, ध्यान से देखना जरा। यहां भी लिख रहा हूं 8SO2, ठीक है, और यहां कर रहा हूं
प्लस 16O2 ऐसा, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक। अब अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो यहां कोफिशिएंट क्या हो गया, 8 हो गया, मतलब आप सीधे मना कर दो, क्या सीधे मना कर दो, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और आगे चेक करके बताता हूं कि अगर मान लो कोफिशिएंट 1 होता तो कैसे करते। सल्फर मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये हीट ऑफ फॉर्मेशन किस वजह से मैंने मना किया, कोफिशिएंट की वजह से मना किया। 1 होना चाहिए था कोफिशिएंट, है ना। इधर देखो P4O10 का कोफिशिएंट 1 है, इसको मैं 1 बोल सकता हूं, ठीक है। तो कोफिशिएंट 1 है, फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 व्हाइट, ऑक्सीजन किसमें करता है, O2, बहुत सही, मतलब यही आंसर है। समझ गए कैसे पहचानना है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है और गलती करते हैं लोग इसमें, लोगों के ऊपर से निकल जाती बातें, थोड़ी बहुत समझ में आएंगी, ये भी ऊपर से निकल गई। प्रोडक्ट ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट तुम्हारा 1 मोल बनना चाहिए, ध्यान से, प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए रिएक्टेंट की तरफ, बस इतनी कहानी है ना, तो ही तुम हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल पाओगे। चलें आगे, चलो भाई, अब देखना जरा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको बहुत सारे मिलेंगे, है ना। डेल्टा HR नॉट और डेल्टा HF नॉट के साथ रिलेशन क्या है इसका। मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेता हूं, अल्फा A प्लस बीटा B गिव्स गामा C प्लस डेल्टा D, है ना, ठीक। यहां कोई स्टेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको हीट जिस भी फॉर्म में दे रखी है वो अपन को गिवन रहती है, क्वेश्चन में गिवन रहती है ना। चलो भाई, मैं क्या लिख रहा हूं इसके लिए, डेल्टा HR नॉट ये होता है डेल्टा HF नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ रिएक्टेंट। बस ये कहानी आपको पता है, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री के बन गए, पहले से बोल रहा हूं। क्या डेल्टा HF नॉट प्रोडक्ट का लिखो माइनस रिएक्टेंट का लिखो, तो क्या लिखोगे भैया, यहां क्या है डेल्टा HF नॉट, प्रोडक्ट मतलब C, तो गामा इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ क्या C लिखोगे, प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा HF नॉट किसका लिखोगे, D का लिखोगे। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट की साइड का हो गया। अब तुम क्या लगाओगे, माइनस, माइनस करके लिखोगे अल्फा, देखो यहां पर अल्फा इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ क्या A, प्लस क्या लिखोगे बीटा इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ क्या लिखोगे बेटा B। इस तरीके से समझ गए कहानी। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा खिसका लेते हैं ना, अच्छा लगेगा आपको। ऐसा है ये, देखो जरा, दिख रहा है ध्यान से, डेल्टा HF नॉट ऑफ C, D का सम कर दो, AB का सम कर दो, माइनस लगा दो बीच में, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, एक क्वेश्चन में आपको लिख के बता रहा हूं कैसे लिखोगे, ठीक है। ध्यान से देखना, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसके लिए डेल्टा HR नॉट लिख के बताओ कैसे लिखोगे। ये सब गैस हैं, ठीक है, ये तो आप जानती हो स्टेट इनकी। अगर मैं डेल्टा HR नॉट लिखूं तो क्या लिखूंगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान सुनना, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ क्या अमोनिया गैस, ऐसे लिखोगे। ये हो गया प्रोडक्ट का, बंद कर दो, माइनस रिएक्टेंट का, देखो N2 और H2 का सम, यहां 1 से कोएफिशिएंट, यहां 3 से, मतलब डेल्टा HF नॉट किसका N2 का, ठीक है, और प्लस 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स डेल्टा HF नॉट किसका H2 का, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। अब तुम्हें डेल्टा HR नॉट निकालना है तो तुम क्या करोगे, जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दोगे। ये तुम्हें गिवन नहीं होंगी, क्यों, N2 और H2 स्टैंडर्ड स्टेट होती हैं, अभी लिखाया तो क्या, देखो N2 और H2 नहीं लिखा, यहां लिख लो H2 गैस, ठीक है, N2 H2 O2 ये सब क्या होती हैं आपकी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। तो जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहां 0 0 पुट करोगे, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो यहां से आप डेल्टा HF नॉट और इसका रिलेशन लिख सकते हो, है ना। चलें आगे, जैसे ये है, एक क्वेश्चन देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। ध्यान से देखो क्या लिखा है, डेल्टा HR नॉट फॉर द रिएक्शन, ये है आपको गिवन होते हैं ये हमेशा डेल्टा HF नॉट, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं,
बहुत ध्यान से देखना, इसके लिए डेल्टा एच आर नॉट मैं लिखने जा रहा हूं, देखते जाना बहुत ध्यान से देखना, इधर आओ। डेल्टा एच आर नॉट इज इक्वल टू, देखना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इधर का क्या लिखूंगा, डेल्टा एच एफ नॉट किसका, Zn का, ठीक है, सॉलिड, प्लस डेल्टा एच एफ नॉट किसका लिखना बेटा, CO2 का। ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट का, ध्यान से देखते जाना, ये क्या हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट का, ठीक है। माइनस लगाऊंगा और रिएक्टेंट का लिखूंगा क्या, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ ZnO प्लस 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 डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ क्या, CO। यही है। एक बार तसल्ली से ठंडे दिमाग से सांसें लेते हुए और छोड़ते हुए देखते रहो, देखो जरा इस इक्वेशन को, इसको देखो और उसको देखो, सही लिखा है बिल्कुल, Zn CO2 Zn CO2 ZnO ZnO CO CO, ठीक है, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट। अब ध्यान से देखो, आपको यहां कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, ZnO की गिवन है, पुट कर दो, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा Zn की गिवन है क्या, Zn जिंक की गिवन नहीं, क्यों नहीं गिवन है, इसलिए तो नहीं गिवन है क्योंकि जीरो होती है। क्यों, Zn क्या है, मेटल, और मेटल जो है मरकरी लिक्विड होता है, लेकिन बाकी मेटल तो सॉलिड होते हैं ना, तो बाकी Zn Na Mg इन सब का डेल्टा एच एफ नॉट क्या मानते हैं IUPAC, जीरो, इसलिए तो गिवन नहीं है। ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में ही मिलता है, इसलिए जीरो मानते हैं, इसका फॉर्मेशन नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। मतलब Zn के लिए, किसके लिए, इसके लिए वैल्यू क्या गिवन है, जीरो गिवन है, मतलब यहां नहीं गिवन है, हमारे दिमाग में गिवन है, मतलब हमें पहले से पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड है, तो इसलिए जीरो, Zn स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। अब ये मत बोलना कि सर CO2 का जीरो क्यों नहीं, CO2 भी तो एग्जिस्ट करता है। CO2 का फॉर्मेशन कहां से होता है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 से होता है, तो ही हम उसको फॉर्मेशन मानेंगे। ऐसे तो CO2 अलग अलग तरीकों से बनती है, CO प्लस हाफ O2 भी CO2 बनती है, कार्बन डायमंड प्लस O2 भी CO2 बनती है, अलग अलग तरीके से CO2 बनती है। तो हम किसको CO2 बनना बोलेंगे, कार्बन ग्रेफाइट से अगर बन रहा है तो हम उसको बनना बोलेंगे, है ना। और कार्बन ग्रेफाइट से CO2 बनेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होगी। कार्बन ग्रेफाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्मेशन करेगा किसका, CO2 का। जैसे Zn का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन अगर Zn की किसी से रिएक्शन कराओगे तो वो फॉर्मेशन करेगा किसी कंपाउंड का, ऐसा होता है, ठीक है। तो CO2 का फॉर्मेशन कितना है, -390, -390 माइनस, अच्छा ये जीरो है तो मैं एक बार पुट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि कैसे किया था। इसका जीरो रखा, माइनस इसका कितना है CO2 का, माइनस सॉरी जीरो रखा, और यहां प्लस -390, ये मैंने यहां पुट कर दिया ऊपर यहां पे, और माइनस लगाया, ठीक है, माइनस लगाया, ZnO और CO का, ZnO का कितना -350 और CO का कितना है -110, ऐसा है, ठीक है, दिख रहा ना आपको, या थोड़ा इधर खिसका लूं, थोड़ा इधर खिसका लेता हूं इसको, इज इक्वल टू 0 प्लस में CO2 का कितना -390, देखते जाना जरा, माइनस ZnO का बेटा कितना है -350 और प्लस लगाया और माइनस लगाया 110, ऐसा लिखोगे आप, क्लियर। अब देखना जरा ध्यान से, समझना जरा बात को, है ना। -390 आएगा इधर से, अब तो मैथ्स लगानी है आपको, है ना। माइनस अभी ये बाहर रहने दो, 350 और -350 और -110 कितना हो जाएगा, 350 और 100 कितना होता है, -450 और 10 -460, तो -390 और माइनस ये प्लस आ जाएगा कितना, 460, 460 में से 390 को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 400 में 60 और ये और 10 मतलब 70 आ जाएगा प्लस में। डेटा क्या है, किलोजूल पर मोल। यहां सिंपल मैथ्स लगाइए, आप एक बार चेक कर लें, सही है ना। 460 में से 390 माइनस करोगे तो 70 ही आएगा, 460, हाँ 70 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, समझ गए कैसे पुट करना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है हेस लॉ, ध्यान से देखना जरा, हेस लॉ समझ लो क्या होता है, बहुत ध्यान से।
हेस लॉ क्या कहता है आपसे, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है क्या, द टोटल हीट ऑफ द रिएक्शन, द टोटल हीट ऑफ द रिएक्शन, द टोटल हीट ऑफ द रिएक्शन इज सेम whether the reaction is carried out, ध्यान सुनना, whether the reaction is carried out by direct path or indirect path क्या लिखा है ये एक बार पढ़ लो, पढ़ो जरा क्या लिखा है, डायरेक्ट पाथ और इनडायरेक्ट पाथ। इसका मतलब क्या है, कोई रिएक्शन डायरेक्ट हो या कहीं से घूम घाम के हो, टोटल हीट सेम रहेगा। ठीक है, कोई रिएक्शन अगर डायरेक्ट हो या कहीं से घूमते हुए आ रही है तो हो रहा है, तो टोटल हीट सेम ही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो आपका ए है, ठीक है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब तुम ए से बी जा रहे हो, तो ये है आपका डायरेक्ट पाथ। ए से बी आप चले गए सीधे सीधे, ए से सीधा भी बन गया, और ए से बी ऐसे बन रहा है कि पहले ए से डी बन रहा है, फिर डी से सी बन रहा है, फिर सी से बी बन रहा है ना। हट जा जल्दी, हाँ देखो ऐसा ए से बी बनने के लिए, ये तो डायरेक्ट पाथ हो गया, ए से बी बनने के लिए एक पाथ और है ये वाला, तो एक सीधा पाथ है, ये कैसे घूमते हुए जा रहे हो। मतलब अगर मैं इसके लिए डेल्टा HR1 लिखूं, इसके लिए डेल्टा HR2 लिखूं, इसके लिए डेल्टा HR3 लिखूं और इसके लिए डेल्टा HR4 लिखूं, तो चाहे तुम सीधे सीधे जाओ या घूम फिर के जाओ, नाश्ता पानी करके जाओ, गोलगप्पे खा के जाओ, है ना, तो क्या होगा, सीधे सीधे जाने पर जो हीट होगी ना, वही हीट तुम्हारी यहां से सम करके भी तो आएगी। देखो बेटा, ऐसा 2 3 4 5, अरे 4 ही है, 5 कहां है, ऐसा। समझ रहे हो बात को, क्या लिख दिया मैंने, देखो देखो, ऐसा। चाहे तुम सीधे जाओ या ऐसे 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 जाओ, बात बराबर है। तो यही तो हेस लॉ है, खत्म कहानी, यही है हेस लॉ। इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। चलो भाई आगे बढ़े, सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएंगे क्या चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको एक रिएक्शन ये दे रखी है, एक रिएक्शन ये दे रखी है, मैं बोल रहा हूं इसको रिएक्शन नंबर 1, ये रिएक्शन नंबर 2 और ये रिएक्शन नंबर 3, और थर्ड रिएक्शन ही तुम्हारी क्या है, मास्टर रिएक्शन है। मास्टर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, मास्टर रिएक्शन या फिर टारगेट रिएक्शन बोलो, ये तुम्हें बनानी है विद द हेल्प ऑफ 1 and 2। तो ये तो तुम्हारा वैसा ही हो गया जैसा मैंने स्टार्टिंग में स्टोइकियोमेट्री का सिखाया था, वो उससे वैसे ही करना है ना। ये तुम्हें बनानी है विद द हेल्प ऑफ 1 and 2। आपको बहुत एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। आप ये देखो कि सबसे कम बार कौन आ रहा है, क्या बोला मैंने, सबसे कम बार कौन आ रहा है। जैसे इस रिएक्शन को देखो, Fe2O3 CO FeO और CO2, ये चाहिए है, ये मुझे चाहिए है। तो अब तुम चलोगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मुझे बताओ इक्वेशन 1 और 2 में मिला के सबसे कम बार कौन आ रहा है। Fe2O3 एक बार आ रहा है यहां पर, ठीक है, CO आ रहा है, Fe और CO2, Fe2O3 एक बार आ रहा है, CO यहां पर एक बार, Fe एक बार, CO2 एक बार। लेकिन जैसे ही तुम नीचे गए तो FeO एक बार आ रहा है, CO यहां पर एक बार आ गया, इसका मतलब CO दोनों जगह आ गया। ठीक है, CO कहां आ गया, दोनों जगह आ गया, Fe दोनों जगह आ गया, CO2 दोनों जगह आ गया। तो जो ज्यादा बार आ रहा है उसकी टेंशन मत लो, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। जो कम बार आ रहा है उसको एडजस्ट करो। जैसे Fe2O3 बेटा जो दिख रहा है ना, ध्यान से सुनना जरा, Fe2O3 यहां पर सिर्फ एक ही बार आ रहा है, ठीक है, बाकी कहीं भी नहीं है। दोनों रिएक्शन को मिला के चेक करो, ठीक है, FeO भी एक ही बार आ रहा है, बाकी सबके सब रिपीट हो रहे हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, Fe2O3 को ही एडजस्ट करो अब आप,
जो कम बार आ रहा है उसको एडजस्ट करो। जैसे आप देखना जरा, यहां Fe2O3 तो मैं लेफ्ट चाहिए, इस रिएक्शन में लेफ्ट है, कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका भी 1 है, मतलब बिल्कुल सही है। Fe2O3 को छेड़ना नहीं, मतलब 1 वाली इक्वेशन को छेड़ना नहीं है, ऐसी रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां FeO लेफ्ट साइड आ रहा है, यहां FeO राइट साइड आ रहा है, इसका मतलब इसको पलटना है। और कोफिशिएंट यहां क्या है बेटा, 2 है, यहां क्या है कोफिशिएंट 1 है, मतलब इससे 2 से मल्टीप्लाई करके पलट दो। मतलब 1 को ऐसे ही रखो, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके पलट दो, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। CO Fe CO2 ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए। आप तो वो एडजस्ट करो ना जो कम बार आ रहा है, खत्म। ये अपनी ट्रिक है छोटी सी, ये अप्लाई किया करो, जल्दी आएंगे आंसर। देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई करके इसको पलट देना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू 1 को ऐसे ही रखो और 2 वाले में इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको पलट दो, ऐसे लिख रहा हूं। तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब इसी को ही मैं किसके फॉर्म में लिख रहा हूं, डेल्टा H के फॉर्म में। ध्यान से सुनो, 3 वाले का डेल्टा HR3 इज इक्वल टू 1 वाले का डेल्टा HR1, यह आएगा। अब देखना, मुझे किसे पलटना है, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पलटना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पलटना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना जरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम्स डेल्टा HR2, ठीक है, इसको मैं 1 लिख रहा हूं, इसको 2 लिख रहा हूं, और इधर डेल्टा HR3 लिख रहा हूं इसके लिए, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पलटने का मतलब माइनस साइन लगाना, ऐसा। समझे बात क्या बोली मैंने, इतना अगर आप समझ गए तो आगे कैलकुलेशन है। इस वाले में Fe लेफ्ट साइड आ रहा था, मास्टर रिएक्शन में राइट साइड चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, 2 है कोफिशिएंट, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके पलट दो, मतलब 1 वाले को ऐसे ही रखो, 2 से मल्टीप्लाई करके पलट दो, 3rd बन जाएगी, खत्म काम बेटा। आगे आंसर देखो, डेल्टा HR1 कितना है, -27 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था डेल्टा HR में और माइनस लगा दिया, तो आप पुट कर दो वैल्यू, कितना, -2 इंटू डेल्टा HR2 कितना, -16.5। ठीक है, ऐसा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन में तो पलट दिया था, तो ये आ गया कितना, -27, और माइनस और माइनस तो देखो प्लस हो गया, तो ये प्लस में ही आएगा। 16.5 का डबल कितना होता है, 6, 16 का डबल 32 और 33, 33 में से 27 गए तो +6 किलो जूल में, है ना। हाँ, समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे जो मैंने सिखाया है, जो सबसे कम बार आ रहा है। ध्यान से सुनना जरा, इधर लोग क्या इसका क्वेश्चन देख के छोड़ देते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इतनी आसान चीज है यार, एक बार समझ लो, हमेशा क्वेश्चन सही होगा। थर्मोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, कभी पैटर्न चेंज नहीं होता। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे, आप देख लेना। जो सबसे कम बार आ रहा है तुम्हें उसी को एडजस्ट करना है। क्या बोला मैंने, जो सबसे कम बार आ रहा है तुम्हें उसी को एडजस्ट करना है। ज्यादा बार वाले ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। Fe2O3 एक ही बार आ रहा था, लेफ्ट साइड नहीं छेड़ा। FeO राइट साइड आना था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दो, खत्म। अब इसमें भी ना कर पाओ तो यार, इतना आसान क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्यों जनता छोड़ देती है। समझ गए कहानी, चलो आगे बढ़े, एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल हम और कर लेते हैं, फिर अपन, थोड़ा सा ही बचा है, बॉन एवर साइकिल हो रही है। ठीक है, कर लेते हैं आज कंप्लीट ये। चलो पहले एक क्वेश्चन कर लें अपन, ध्यान से देखना। अब यही चीज अप्लाई करो, आप पॉज करो और ट्राई करो तो आपको समझ में आएगा जो मैंने बताया। देखो पॉज करके ट्राई करना, फिर वापस आना, हम यही मिलेंगे। ये तुम्हारी मास्टर रिएक्शन, ये तुम्हारी क्या है, मास्टर रिएक्शन है। ये मास्टर रिएक्शन है, ध्यान से देखना। मास्टर रिएक्शन में क्या आ रहा है, BDEC, इतना पक्का है। इसका मैं डेल्टा H इधर मैं लिख रहा हूं, इसको डेल्टा HR1 बोल रहा हूं, इसको डेल्टा HR2 बोल रहा हूं, ठीक है, इसको डेल्टा HR3 बोल रहा हूं, समझना बात को, और इसको डेल्टा HR4 बोल रहा हूं। मुझे डेल्टा HR4 निकालना है विद द हेल्प ऑफ 1 2 3। ठीक है, अब क्लियर, अच्छे तरीके समझना बात को, है ना। यहां आ रहा है BDEC, जो सबसे कम बार आ रहा है इनमें वो बताओ। सबसे कम देखो,
ए आ रहा है एक ही बार, ठीक है, मतलब इन सब में कॉमन निकालो ना। ए आ रहा है एक बार इधर और एक बार, देखो ए यहां पर आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है इधर और कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, सी एक बार आ रहा है, ध्यान रखना सी कम बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है, ये और ये कम बार आ रहे हैं, क्लियर, ये और ये कम बार आ रहे हैं, क्लियर है बात, चलो ठीक। और क्या है कहानी, बस अब तुम्हें जो कम बार आ रहा है, जैसे ए यहां पर 2 बार आ रहा था, बी 2 बार, डी 2 बार, सी एक बार, ई एक बार, तो इनको पहले एडजस्ट करो। देखो जरा ध्यान से देखना, ई वाले को इधर देखो और इधर देखो, ई वाला यहां राइट आ रहा है, यहां ई वाला लेफ्ट आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका मतलब इसको नहीं छेड़ना, बस क्या करो पलट दो, कोएफिशिएंट नहीं छेड़ो, बस क्या करो पलट दो, कोएफिशिएंट 1 1 है ऑलरेडी, तो इसको पलटना है, मतलब मुझे 3 को पलटना है, तो मैं 1/3 लिख रहा हूं। ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूं, 4th वाली, समझना बात को, इसको पलट दिया। सी कितने चाहिए, यहां देखो, यहां से पता चला सी कितने चाहिए, 2c, कहां चाहिए, राइट साइड, ओ भाई राइट साइड 2c, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो सेकंड वाले को ऐसे ही रखो, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा, सेकंड वाले को ऐसे ही रखो, इसमें ऐड करो तभी तो राइट साइड आएगा ये, है ना। अब आ जाओ, अब आगे, ठीक है, ध्यान से देखना, अब आ जाओ, अब तुम आगे बढ़ो, अब जरा ध्यान से देखना, इसमें ए आ रहा है क्या, ए नहीं आ रहा, ध्यान से देखो ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इधर ए आ रहा है, इधर और इधर, मैंने थर्ड वाले को छेड़ा नहीं, ऐसे ही रखा, तो इसमें तो कुछ छेड़ नहीं सकते, अब ए के लिए तुम्हें यहीं छेड़ना पड़ेगा। अब एक बार बताओ, यहां पर ए लेफ्ट साइड आ रहा है और इधर ए लेफ्ट साइड है, ए को हटाना है, इसको छेड़ नहीं सकते, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करके पलट देना, तो ए राइट साइड आ जाएगा 1 मोल के साथ, तो 1 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके पलट दोगे, 1 वाले में इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके पलट दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा ए गायब हो जाएगा, बाकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुके हैं। देखो जरा, देख लो, आप चेक कर लो, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 भी यहां आएगा, ठीक है, जब तुम पलटोगे तो 2 भी वहां हो जाएगा, सही है, सही है ना, नहीं 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 सही नहीं है, सही नहीं है, इसको पलटना नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुनना, ये मैंने यहां पर ये पलटना नहीं है, ध्यान से देखना जरा, इसको पलट दिया था ना थर्ड को, तो उसको नहीं पलटना, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो। एक बार फिर से समझ लो, ध्यान से देखना, थर्ड रिएक्शन को मैंने पलट दिया था, इसका मतलब ए तुम्हारा राइट साइड आ चुका होगा ई के साथ, मतलब अगर मैं लिख के दिखाऊं तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, 2d गिव्स e प्लस है, ध्यान से देखना, ये इसका मतलब इस रिएक्शन को नहीं पलटना, तभी तो ए कटेगा, तो इसको पलटना नहीं, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि 1 कोएफिशिएंट बन जाए, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा ही करना है, क्या, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब आगे बढ़ो, जैसे ही तुमने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां 3b यहां 2b, तो 2b 3b में से एक भी बचेगा, लेफ्ट साइड ये आ गया, मतलब सही है, ठीक है। अब ध्यान से एक बार फिर सुनेंगे, सारा एडजस्ट हो गया। देखो मैं आपको एक बार इसको पलट के दिखा भी देता हूं, कैसा किया मैंने, थर्ड वाले को पलटा, ठीक है, देखो पलटो जरा, थर्ड वाले को पलटा है तो क्या दिखेगा, 2d, इसको पलटना है, e प्लस है, यही किया। सेकंड वाले को सीधा सीधा ऐड किया, देख लेते ना क्रॉस चेक करके, इसको सीधा सीधा ऐड किया, ठीक है, तो इसमें ऐड कर दो क्या, प्लस 3b प्लस 2c प्लस d, सेकंड वाले को सीधा ऐड कर दिया, फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके भी सीधा ऐड कर दिया, फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा ऐड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके तो a आएगा और यहां 2 भी आएगा। अब चेक कर लो तुम्हारी मास्टर रिएक्शन यही आ रही है कि नहीं, देखो जरा सॉल्व कर लो, ये 2b ये 3b, यहां b बचेगा, ये d ये 2d, यहां d आएगा, ठीक है, a से a उड़ गया, तो b प्लस d गिव्स e प्लस 2c, चेक करना जरा, अरे भाई आ गई, देखो सही आ गई ना, तो ये कहानी है। तो थर्ड वाले को तुमने पलटा था, ठीक है, पलट दिया था, सेकंड वाले को एज इट इज रखा, फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके उसको भी एज इट इज रखा, तो ए कट जाएगा आपका, समझ गए। तो मतलब इस टाइप से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, हटा दूंगे, समझ गए बात, है ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यूज आएंगी बताओ, डेल्टा HR4, पलटने का मतलब साइन चेंज करना है, मतलब माइनस डेल्टा HR3, सीधे सीधे रखना है तो सीधे सीधे ही रखना है, क्या, डेल्टा HR2,
1 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी सीधे सीधे रखना है, तो 2 टाइम्स डेल्टा HR 1 ऐसा है। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा HR 3 प्लस 350 था, यहां माइनस लगाए तो नेगेटिव 350, 350 प्लस डेल्टा HR 2 माइनस 125 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा HR 1 150 ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखना जरा, माइनस 350 माइनस 125 और प्लस 300, माइनस 350 और प्लस 300 कितना हो गया? माइनस 50। ठीक है, माइनस 350 और प्लस 300 कितना हो गया? माइनस 50, और माइनस 50 और माइनस 125 माइनस 175 आ जाएगा आपका किसमें? किलो जूल पर मोल। चेक कर लो जरा, सही किया मैंने? माइनस 350 था, इसको पलट दिया था ना थर्ड वाले को, माइनस 350, ये सीधा रखा और ये भी सीधा रखा, 300 माइनस 350 माइनस 50 माइनस 175, सही है। ठीक है, तो कैसे एडजस्ट करना है वो मैंने आपको दिखा दिया एक बार, है ना। चलो आगे बढ़े। तो अब एक काम करते हैं, अपन बॉर्न-हेवर साइकिल यहां से अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है, बॉर्न-हेवर साइकिल से, तो यहीं पर इसको रोकते हैं। ठीक है, और हम आपको बहुत दिनों से एक अच्छी चीज बोलना चाहते थे। क्या? थैंक यू सो मच कि आप यहां तक पहुंच गए भाई, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया आपने। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के सारे लेक्चर अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, और थर्मोकेमिस्ट्री का जो आज अपन ने हीट ऑफ रिएक्शन वगैरह पढ़ा, हेस लॉ वगैरह पढ़ा, इससे रिलेटेड सारी की सारी थ्योरी के नोट्स बनाएंगे अच्छे तरीके से और उसको रिवाइज करेंगे। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे होते जाएंगे आपके चैप्टर। लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर अपन ने करा दिए हैं पहले से भी, जो चल रहे थे, मोल, एटॉमिक, पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, ये सारी की सारी चीजें अपन ने करा दी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं आज कि अपने चैनल से अच्छे से आप चीजों को यूटिलाइज कैसे करें, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपने चैनल पर सभी चैप्टर के, मतलब मेजरली मैक्सिमम चैप्टर मैंने करा दिए, सभी चैप्टर के फुल कोर्स डला हुआ है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट 1 2 3 तीनों करा रखे हैं मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब मोल कॉन्सेप्ट 2 जो था उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स के साथ और क्या आता है? सरफेस केमिस्ट्री, है ना। तो ये सारा मतलब मोस्टली ऑर्गेनिक नहीं है अपने यहां पर फुल कोर्स में, फिजिकल केमिस्ट्री का फुल कोर्स है अपना। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है आपको, जो भी बच्चे 11th क्लास के हैं वो फुल कोर्स देखें तो उनको बेनिफिट होगा। जो बच्चे अभी नीट और मेन देने वाले हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि फुल कोर्स आपकी इच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है तो देखें। अदरवाइज मैंने लास्ट ईयर जो क्रैश कोर्स करवाया था बच्चों को, क्रैश कोर्स के जो वीडियो डले हैं मेरे, ऑर्गेनिक भी मैंने पूरा कराया है उसमें, इनऑर्गेनिक भी पूरा कराया है, फिजिकल भी पूरा कराया है। हार्डली 2-4 चैप्टर छोड़ दें तो मतलब मैक्सिमम 98% 97% कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो जो नीट के और मेन के बच्चे हैं वो क्रैश कोर्स वाले वीडियो को फॉलो करेंगे तो उन्हें फायदा होगा। क्रैश कोर्स का वीडियो देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, अच्छा हो जाएगा काम, ऐसे करो। 11th वाले जो बच्चे हैं जो अगले के अगले साल देने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, उनको फुल कोर्स वाले वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी चीजें आराम आराम से हो रही हैं, तो उसको डिटेल में पढ़ो। अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स अपन ने क्रैश कोर्स में 3 लेक्चर में कर दिया, और यहां पर अपन ने कितने 8 लेक्चर 9 लेक्चर लगेंगे आपको, मतलब एटलीस्ट 8 तो लगेंगे। तो फुल कोर्स ऐसा है, जैसे गैसियस स्टेट अपन ने 1 लेक्चर में निपटाया था, यहां अपने को 9-10 लेक्चर लग गए। तो ये कहानी है। तो फुल कोर्स में चीजें आराम आराम से चलती हैं, और जो क्रैश कोर्स है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। और जो बच्चे प्रॉपर बच्चे हैं, जेईई मेन और नीट देने वाले हैं अभी इस साल, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा अच्छे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो है उसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराया है। तो वो इनऑर्गेनिक तो आपको करनी ही है। वो जो बच्चे रेगुलर कोर्स के क्लास 12th के भी है ना, उनको भी वही करना है, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री चाहे तुम्हारा नीट का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा मेन का एग्जाम हो, चाहे जेईई एडवांस का एग्जाम हो, ब्लॉक केमिस्ट्री बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं करना किसी भी चीज को। ब्लॉक केमिस्ट्री का मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मेटलर्जी, ये चैप्टर एनसीईआरटी से ही आते हैं। अब रही बात सॉल्ट एनालिसिस की, तो उसको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, तो वो पढ़ लो जेईई एडवांस के लिए। जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। अभी मैं कोऑर्डिनेशन कराऊंगा, वैसे मैंने कोऑर्डिनेशन का क्रैश कोर्स बना रखा है। अगर आप ड्रॉपर वाले बच्चे हो तो क्रैश कोर्स से पढ़ लो, और अगर रेगुलर वाले 12th के हो तो थोड़ा इंतजार करो, मैं उसका फुल कोर्स लेके आने वाला हूं कोऑर्डिनेशन का, ठीक है।
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो इसके एक दो लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट पहले खत्म करें, छोटा सा चैप्टर है, 5 एक लेक्चर में हो जाएगा। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो फुल कोर्स बाकी मैंने सबके क्रैश कोर्स बना रखे हैं, सॉलिड स्टेट का भी बना रखा है, कोऑर्डिनेशन का भी बना रखा है। क्रैश कोर्स मैंने किसका नहीं बनाया है? सरफेस केमिस्ट्री का नहीं बनाया है, पॉलीमर का नहीं बनाया है। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री का लेकिन फुल कोर्स मैंने बना रखा है, और उसमें भी एक लेक्चर में एडजॉर्प्शन और एक लेक्चर 2 लेक्चर में कोलाइड हो जाएगा आपका। तो आप चाहो तो फुल कोर्स से सरफेस को कवर कर सकते हो। रही बात पॉलीमर या एवरीडे लाइफ वगैरह जितने भी चैप्टर होते हैं जिनसे आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे, अभी एग्जाम आएगा आपका तो मैं अब आपको करवा दूंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, या आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा अभी, लेकिन उसकी बात की बात है। अभी पहला मेन फोकस क्या है हमारे पास? सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन, ये खत्म हो जाए फिर अपन प्लान करेंगे आगे की कहानी। ठीक है, ऑर्गेनिक का अभी अपन स्टॉप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक अभी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि पहले ये रेगुलर कोर्स में हो जाए अपने सॉलिड और कोऑर्डिनेशन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि सारा पैक हो जाएगा मामला। समझ गए? चैनल से आप अच्छा आउटपुट कैसे निकालें वो मैंने आपको बता दिया है, फिर रिपीट कर रहा हूं। जेई मेन, नीट और जेई एडवांस 3 टाइप के बच्चे होते हैं, ड्रॉपर, 12th और 11th वाले बच्चे फुल कोर्स वीडियो देखें, क्रैश कोर्स वाले देख सकते हो आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, इनऑर्गेनिक में कोई भी हो, चाहे 11th वाला हो, चाहे 12th वाला हो, चाहे ड्रॉपर हो, क्रैश कोर्स के सारे वीडियो फॉलो करने हैं। किसके लिए? ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए, जो मैंने बता दिया है। चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे ड्रॉपर हो, आपको इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री के वीडियो फॉलो करने हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं मैं। जो क्रैश कोर्स के वीडियो वो एक लेक्चर में एक फैमिली मैंने करा दी है, उतना ही काफी है, उसमें एनसीईआरटी पूरी मिलेगी आपको लाइन बाय लाइन, है ना। ठीक है, अब रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक का अभी कोई कोर्स अपना है नहीं रेगुलर कोर्स। ऑर्गेनिक का अपना जो चल रहा है वो मतलब पहले जो मैंने पढ़ाया था वो था क्रैश कोर्स। तो उस क्रैश कोर्स को कौन कौन देखें? 11वीं वाले बच्चे बिल्कुल ना देखें, 12वीं वाले बच्चे रिवीजन के तौर पे यूज कर सकते हैं, और ड्रॉपर वाले बच्चे। ठीक है, अब आइए आप फिजिकल पर। फिजिकल में अपना पूरा फुल कोर्स है, फुल भी है और क्रैश कोर्स भी है। 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे फुल कोर्स देखें, और ड्रॉपर वाले बच्चे क्रैश कोर्स देखें, ये कहानी है। ठीक, तो आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो चैनल से। अब ये मत बोलना कि सर ये इनफ है कि नहीं है, मैंने आपको सब बता दिया। इनफ सबके लिए इनफ है ना। अपन बेसिक से चीजें शुरू करते हैं और अच्छे लेवल पर ले जाते हैं, तो आपको चैप्टर की समझ डेवलप हो जाएगी, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। पिछले साल की कहानी बताता हूं आपको, नीट के एक एक सवाल पूरे क्रैश कोर्स से आए हैं। जितने भी अपने पुराने बच्चे थे उनसे आप पूछो, मतलब कमेंट में पूछो जरा पुराने बच्चों से, तो वो बताएंगे तुम्हें कि जो उनने पढ़ा वही सीधा आ गया। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीधी आ गई यार। अब ये सोचो, इतना छोटा सवाल, ऐसे और भी थे, और भी क्वेश्चन सीधे आए हैं एग्जाम में। तो आप लोग बिल्कुल फोकस रहो। ड्रॉपर वाले बच्चे थोड़ा सा अभी परेशान रहते हैं, उनको मैं बता रहा हूं रेगुलर वीडियो में आपको समझ आ रहा, अच्छी बात है। अदरवाइज आप क्रैश कोर्स के वीडियो फॉलो करो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके, तब तक के लिए ओके बाय।